हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही है और इस यूनिट नंबर 2 में हमने बहुत सारे टॉपिक पहले डिस्कस किए हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है किरचॉफ के नियम। अब ये किरचॉफ के नियम क्या होते हैं? तो जो टेलीविजन का जैसे सर्किट है, जैसे कंप्यूटर का सर्किट हो, मतलब विद्युत परिपथ है, इसमें जो सर्किट बोर्ड होता है उसे हम जटिल विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रश्न उठता है जटिल विद्युत परिपथ क्यों कहते हैं? तो इन जो सर्किट होते हैं इनमें बहुत सारे विद्युत घटक लगे होते हैं और जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों पर हमें उस विद्युत धारा को विभाजित करना होता है। और इस विभाजन को समझाने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियम प्रतिपादित किए थे जिन्हें हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। बच्चों, इसमें जो प्रथम नियम होता है इसे हम विद्युत धारा का नियम भी कहते हैं। और याद रखिएगा, ये विद्युत धारा का नियम मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि बताइए किरचॉफ का प्रथम नियम या विद्युत धारा का नियम किस पर आधारित होता है? तो ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो हम पहला नियम समझने जा रहे हैं। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि किरचॉफ के नियम लिखिए, तो हमें नियम केवल लिखना है। लेकिन यदि उसने कहा किरचॉफ के नियम समझाइए तो हमें नियम लिखना भी होगा और उस नियम का उपयोग किस प्रकार किया जाता है यह भी हमें समझाना होगा। तो किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात विद्युत धारा का नियम, और अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाया? ये नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो हम देखने जा रहे हैं प्रथम नियम क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, ये परिपथ का कोई बिंदु है, ऐसा बिंदु है जहां पर 2 से अधिक विद्युत धाराएं मिल रही हैं। 2 से अधिक मतलब कम से कम 3 या 3 से अधिक विद्युत धाराएं मिल रही हैं। बच्चों, इस बिंदु को हमने नाम दिया O। इस पर पहली जो धारा मिल रही है वो I1 है, दूसरी जो धारा मिल रही है वो I2 है, तीसरी जो धारा मिल रही है वो I3 है और चौथी जो धारा मिल रही है वो I4 है। 4 धाराएं मिल रही है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि ये बिंदु क्या है तो इसे बोलेंगे परिपथ की कोई संधि। तो याद रखिएगा, वह परिपथ का वह बिंदु जिस पर 2 से अधिक विद्युत धाराएं मिलती हो उसे हम परिपथ की संधि बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस संधि पर 4 विद्युत धाराएं मिल रही हैं। यदि हम इन चारों को जोड़ें, किरचॉफ ये कहता है कि इन चारों को आप जोड़ें, तो जोड़ते हैं देखिएगा, तो I1 प्लस हमने क्या लिखा I2 प्लस हमने क्या लिखा I3 प्लस हमने क्या लिखा I4, इन चारों को जोड़ दिया। तो किरचॉफ ये कहता है कि इन चारों का योग 0 होता है। यदि इसे हम शब्दों में बोले तो इसे बोलेंगे विद्युत परिपथ की किसी संधि, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग 0 होता है। लेकिन बच्चों, आप समझे इस बात को ध्यान से कि ये 4 पद है और चारों धनात्मक है, तो क्या इनका योग कभी 0 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, डेफिनेट नहीं हो सकता है। तो या तो ये नियम गलत है बच्चों, और या फिर हमसे इस नियम को प्रस्तुत करते समय कोई गलती हो रही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो संधि है इस पर 4 धाराएं मिल रही है, लेकिन आप देखेंगे ये 4 धाराएं 2 प्रकार की हैं। दिखाई दे रही है आपको? आप देखिए, कुछ धाराएं संधि की तरफ आ रही है जैसे I1 और I3, लेकिन कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं जैसे I2 और I4 ने। हमने यहां पर सभी को एक जैसा दर्शाया। क्या हम इस योग से ये बता सकते हैं कि कौन सी विद्युत धारा संधि की ओर आ रही है और कौन सी विद्युत धारा संधि की ओर जा रही है? तो ये बता पाना संभव नहीं है। मतलब क्लियर है कि हमने इसको समीकरण को लिखते समय एक गलती कर दी। वो गलती क्या है? तो इस नियम को उपयोग में लाते समय बच्चों एक चिन्ह परिपाटी भी उपयोग में लाई जाती है। और वो चिन्ह परिपाटी क्या है? तो जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं वे धनात्मक और जो संधि से दूर जा रही हैं वे ऋणात्मक ली जाती है। तब आप ध्यान से देखिएगा कि ये धारा संधि की ओर आ रही है तो ये धनात्मक, और ये धारा संधि से दूर जा रही है तो ये ऋणात्मक। फिर I3 संधि की ओर आ रही है तो ये धनात्मक, और I4 संधि से दूर जा रही है तो ये ऋणात्मक। अब आप देखेंगे इसमें कुछ पद धनात्मक है और कुछ पद ऋणात्मक है, तो अब योग 0 हो सकता है। लेकिन बच्चों, जब योग करते समय हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं तो याद रखिएगा, इस योग को सिर्फ योग नहीं, इसे बीजगणितीय योग या बीजीय योग कहते हैं। तो नियम तो जो हम बोल रहे थे वो का वही, लेकिन जहां हमने योग बोला
उसकी जगह हमने बोलना है बीजीय योग या बीजगणितीय योग। तो एक बार फिर इस नियम को बोलते हैं और अब जब बोलेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। और वो नियम क्या, ध्यान समझिएगा, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग या बीजगणितीय योग शून्य होता है और इसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, इसको गणितीय रूप में दर्शाने का तरीका क्या है, तो इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। तो जो सिग्मा मतलब बीजीय योग, आई मतलब विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में हमारे काम में आता है। तो एक बार हम फिर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है और इसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। अब नियम तो हमने बोल दिया, यदि वो समझाने को बोलता है तो हम इस नियम का स्पष्टीकरण या व्याख्या कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले ये चित्र बनाएंगे और फिर लिखेंगे कि इस नियम का उपयोग करते समय चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं और उस आधार पर फिर हमें यह समीकरण लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं इस नियम को एक और तरीके से किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ पद माइनस के हैं। यदि इन पदों को हम उधर पलट दें, ध्यान से देखिएगा, तो यदि हम इन पदों को उधर पलटते हैं तो डेफिनेट इधर बचेगा I1 प्लस में क्या आएगा I3। मेरी बात समझ में आ रही है? और बराबर के उधर ध्यान से देखिएगा, I2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और I4 भी उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो इसमें दोनों तरफ केवल और केवल योग है, बीजीय योग नहीं है। पर आप देखें तो इधर जिन धाराओं का योग हो रहा है, विद्युत धाराओं का, वे सभी संधि की ओर आने वाली है और इधर जिन विद्युत धाराओं का योग हो रहा है वे सभी संधि से दूर जाने वाली है। तो हम प्रथम नियम को एक और प्रकार से बोल सकते हैं और वो क्या, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है और ये किरचॉफ का प्रथम नियम या विद्युत धारा का नियम कहलाता है बच्चों, जो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। बच्चों, द्वितीय नियम जो होता है उसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, द्वितीय नियम क्या होता है उसको हम समझें उससे पहले कुछ बातें याद रखिएगा। ध्यान से देखें आप, सबसे पहला हम सभी जानते हैं कि जो सेल होता है वो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है और इसमें दो सिरे मतलब दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक क्या होता है माइनस। बच्चों, सेल के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, वो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और वो जो विद्युत ऊर्जा है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और उसे हम प्रायः ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ई से, याद रखिएगा। अब बच्चों ध्यान से देखें, द्वितीय नियम क्या होता है, तो याद रखिएगा द्वितीय नियम केवल बंद जाल पर लागू होता है। तो यदि हमें द्वितीय नियम को समझाना है तो एक बंद जाल की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक सेल है, इसका ये प्लस है माइनस, इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसके साथ हमने एक प्रतिरोध जोड़ा, मान लो वो प्रतिरोध R1 है। फिर ऐसा ही हमने एक और सेल लिया। बच्चों, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, ये प्लस ये माइनस, इससे भी हमने एक प्रतिरोध जोड़ा जिसको हमने क्या लिखा, R2। अभी आप देखेंगे हमें बंद जाल की आवश्यकता है लेकिन ये बंद जाल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इधर से अंदर जाओ इधर से बाहर निकल जाओ, मतलब कितने रास्ते हैं, दो, तो हमें ये रास्ते बंद करने होंगे। तो हमने यहां पर एक तार जोड़ा और एक तार यहां पर जोड़ दिया। इस बंद जाल को हमने नाम दे दिया A B C D A। अरे ए को हमने दो बार क्यों बोला, तो उसके पीछे कारण है, बंद उसे कहते हैं जो जिस बिंदु से चालू हो वहीं पर समाप्त होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे बंद जाल A B C D A, ये एक बंद जाल है। अब जो इस बंद जाल में किरचॉफ के अनुसार मान लो इस खंड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I1 और इस खंड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I2। बच्चों याद रखिएगा, सेल से विद्युत धारा हमेशा बाह्य परिपथ में प्लस से बाहर निकलती है और माइनस की तरफ जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक बंद जाल है। किरचॉफ ये कहता है कि इस बंद जाल में, बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये I1 इस खंड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा
और इसके संगत प्रतिरोध R1 और इस खंड में प्रवाहित विद्युत धारा I2 और इसके संगत प्रतिरोध R2 है। तो ध्यान से देखिएगा, ये I1 R1, ये I2 R2। अब यदि हमसे कहा जाए कि इतने को पढ़ के बताइए, तो हम बोलेंगे विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के प्रत्येक खंडों में प्रवाहित विद्युत धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग। तो अब एक बार फिर बोले, क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के प्रत्येक खंडों में प्रवाहित विद्युत धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग। अब देखिएगा, इस बंद जाल में दो विद्युत वाहक बल उपस्थित हैं, एक E1 और एक कौन है? E2। तो ध्यान से देखिएगा, ये E1 और ये कौन है? E2। अब यदि हमसे कहा जाए इसको पढ़ के बताइए, तो हम बोलेंगे उस बंद जाल में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बल। ठीक है, इनका हमने योग किया, तो इसे बोलेंगे उस बंद जाल में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों का योग। ठीक है बच्चों, अब किरचॉफ ये कहता है कि ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। अब इसे शब्दों में बोले तो क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के प्रत्येक खंडों में प्रवाहित विद्युत धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस बंद जाल में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। लेकिन बच्चों, इस नियम को बोलते समय हमसे फिर एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती क्या? तो हम इस बंद जाल में इस प्रकार घूम रहे हैं, मतलब A से B, B से C, C से D और D से A आ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि यदि हम किसी बंद जाल में किसी धारा की दिशा में चक्कर लगाते हैं तो वह धारा धनात्मक और उसके विपरीत धारा ऋणात्मक ली जाती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, D से हम किस पर आ रहे हैं? A पर। तो हम इस धारा की दिशा में आ रहे हैं, तो ये धारा धनात्मक। अब जब हम A से किस पर जाएंगे? B पर, और B से किस पर जाएंगे? C पर। तो आप देखिए, धारा C से B की तरफ जा रही है और हम B से C की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये धारा हमारे विपरीत है, या यूं कहें कि हम इस धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये धारा ऋणात्मक होगी। इसके साथ साथ जब भी हम किसी सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं, तो देखिए आप D से किस पर आए? A पर। तो हम यहां से यहां पहुंचे, इस सेल के ऋण सिरे पर पहुंचे। अब हमें धन पर जाना है, तो हम सेल के अंदर ऋण से किधर जाएंगे? धन। तो ये विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा और इसके विपरीत विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये E1 तो धनात्मक है। अब हम यहां से निकल के B पर आ गए, B से हम किस पर जाएंगे? C पर। तो इस सेल के प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर जा रहे हैं, तो ये विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। अरे, तो यहाँ योग करते समय हम वापस चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर रहे हैं, और चिन्ह परिपाटी क्या, एक बार ध्यान समझिएगा। विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में जिस धारा की दिशा में हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं वह धारा धनात्मक और उसके विपरीत धारा ऋणात्मक ली जाती है। इसके साथ साथ सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक और इसके विपरीत विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। यह चिन्ह परिपाटी होती है। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर हम योग करते समय चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर रहे हैं। बच्चों, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो क्या आएगा? देखिएगा, I1 R1 माइनस I2 R2, समझ में आ रहा है, बराबर क्या होगा? E1 और माइनस क्या हो जाएगा? E2। अरे, तो यहां पर हमने योग करते समय किसका उपयोग किया? चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया। तो बच्चों, इस योग को सिर्फ योग नहीं, बीजीय योग या बीजगणितीय योग कहेंगे। तो अब समीकरण को एक बार, मतलब इस नियम को एक बार अपन फिर से बोले और बिल्कुल सही नियम बोले आपकी बात। तो ध्यान समझिएगा, विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के प्रत्येक खंडों में प्रवाहित विद्युत धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग उस बंद जाल में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, और इसे कहते हैं बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम। और मैंने आपको इसकी चिन्ह परिपाटी क्या बताई, उसका बहुत ध्यानपूर्वक उपयोग कीजिएगा, तो हम इस नियम का उपयोग कर पाएंगे। अब ध्यान से देखें, ये एक बंद जाल है, उसके लिए हमने समीकरण ये बनाई। अब यदि हम इसी तरीके से इसमें एक और बंद जाल जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, यहां जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को हमने R3 लिखा और इस बंद जाल को हमने नाम दिया BEFCB। ये एक बंद जाल है।
तो अब हमारे पास देखा जाए तो कुल मिला के 3 बंद जाल है। एक ये, इसका समीकरण हम बना चुके हैं, एक ये, इसका समीकरण हमें बनाना है, और एक ये, इसका भी समीकरण हम बना सकते हैं, लेकिन 2 समीकरणों को समझाना पर्याप्त होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम इस बंद जाल की बात करें तो इसी प्रकार ये कौन सा बंद जाल था, ए बी सी डी ए। अब हम बंद जाल लेके चल रहे हैं बी ई एफ सी बी, बी ई एफ सी बी, बी ई एफ सी बी, इस बंद जाल की बात कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, यहां से धारा आ रही है I1, यहां से धारा आ रही है I2। जब ये दोनों धाराएं आगे बढ़ेंगी तो कुल धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। कुल धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों आकर यहां पर मिली, तो जो आगे धारा बढ़ेगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी, किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस बंद जाल का हम समीकरण बनाए तो पहले हम C से किस पर आएंगे, B पर। आप देखिए धारा कितनी है, I2 हमारी दिशा में है, धनात्मक होगी, और संगत प्रतिरोध कितना है, R2। तो क्या लिखेंगे हम, I2 R2। अब हम कहां पहुंच गए, B पर। B से हम किस पर आ गए, E पर। अब E से किधर जाएंगे, F की तरफ। यहां धारा कितनी है, I1 प्लस I2, ये भी E से किधर जा रही है, F, तो धनात्मक, और संगत प्रतिरोध कितना है, R3। तो यहां क्या लिखेंगे, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर किसके होगा, तो उस बंद जाल में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर। लेकिन आप देखें यहां विद्युत वाहक बल तो एक ही है, और वो कौन है, E2। और इसमें भी हम जब C से किधर जाते हैं, B, तो माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस, तो ये विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। तो समीकरण ये बन गए, और इस तरीके से हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है ये प्रक्रिया आपके समझ में आई होगी। इस अध्याय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपन अगले वीडियो में हाजिर होंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।